उमाशंकर जोशी। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू MS NCERT स्टडीज। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं उमाशंकर जोशी के बारे में, जो कि हैं क्लास 12 हिंदी RO के चैप्टर 10 के कवि। तो चलो शुरू करते हैं। उमाशंकर जोशी जन्म सन 1911 गुजरात में। प्रमुख रचनाएं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञ एकांकी, सपना भारा, शहीद, कहानी, श्रवाणी मेणव, भीष्मो उपन्यास, पराकाणज निबंध, गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांति कवि, महारानो सेठ, स्वप्रणयाण, सम्पान। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन। निधन सन 1998 में। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। 20वीं सदी की गुजरती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तररामचरिती का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकवादियों में अन्यतम हैं जोशी जी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है, खासकर साहित्य की आलोचना में। निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्य व्यक्तित्व में हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ आशय भावात्मक आंधी से होगा कि प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। एक बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है। पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई उत्तम साहित्य कालजीय होती है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है से भी कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं। बगुलों के पंख कविता का एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई, जिनमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरे के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का वर्णन। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की इस युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कविता काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजकारे बादलों के ऊपर तैरती सांझी की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटक सा रहा जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या है सौंदर्य से बंधने और बिंधने
की चरम स्थिति को व्यक्त करने का नया तरीका प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती और हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं इसकी न्यू वीडियो में। और अगर आपको क्लास 12 NCERT को पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और मिलते हैं हम न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।